विकी के मुंह से रोहित मारवा का नाम सुनने के बाद अनिका का रिएक्शन बहुत ही अजीब था। उसके चेहरे पर हैरानी साफ साफ नजर आ रही थी। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विकी के कहने का मतलब क्या था और कब रोहित ने उसकी जान बचाई थी। अनिका के मन में इस वक्त बहुत सारे सवाल चल रहे थे और अनिका उन सवालों का जवाब जानना चाहती थी। एक तरफ अनिका के मन में इतने सारे सवाल चल रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ रोहित इस वक्त अपने प्रेसिडेंशियल स्वीट से बाहर निकल रहा था। उसने रिया को बाहर जाने के लिए मना लिया था और रिया ने भी खुशी खुशी रोहित को बाहर जाने के लिए कह दिया था। अब कमरे में तीनों बच्चे मौजूद थे और इस वक्त रोहित अकेले ही प्रेसिडेंशियल स्वीट के बाहर खड़ा था। उसने अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को भी ये कह दिया था कि वो अकेले ही कहीं कुछ काम से जा रहा है, इसलिए उसे किसी सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद रोहित लिफ्ट से होते हुए होटल लॉबी तक आया और फिर मेन एंट्रेंस से होते हुए रोहित निकल गया। वो जैसे ही बाहर आया, दरबान ने ड्राइवर को आवाज देना चाहा, मगर तभी रोहित ने दरबान को मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे ड्राइवर की जरूरत नहीं है, मैं ऑटो से चला जाऊंगा, मुझे यहीं पास में ही कुछ काम है। इतना कहने के बाद रोहित वहां से निकल गया। वो कुछ दूर तक चलकर पैदल आया और फिर उसने सामने की सड़क की तरफ देखा। रोहित ने सामने की ओर देखकर मन में अंदाजा लगाया कि अनिका आगे जो बाजार था उसी तरफ गई होगी। तभी रोहित ने एक ऑटो को रुकवाया और उसी पर बैठकर बाजार की तरफ जाने लगा जिधर अनिका गई थी। रोहित को इस तरह ऑटो में जाते हुए देखकर दरबान को कुछ अजीब लगा, पर उसने मन ही मन कुछ सोचा और फिर अपने काम में व्यस्त हो गया। इधर थोड़ी ही देर में रोहित ऑटो से उतरा और आसपास देखने लगा। तभी उसने कुछ सोचा और एक दुकान के अंदर चला गया। उस दुकान में जाकर उसने कुछ कपड़े खरीदे जो नॉर्मल कपड़े थे। हालांकि रोहित बेहद ही महंगे और स्टाइलिश कपड़े पहना करता था, मगर इस वक्त रोहित ने नॉर्मल सा एक शर्ट और एक पैंट खरीदा था। इसके बाद रोहित ने अपना ड्रेस उसी दुकान के चेंजिंग रूम में जाकर चेंज कर लिया और फिर उसने सर पर एक टोपी लगा ली। इसी के साथ रोहित ने अपनी आंखों पर काला चश्मा लगा लिया। रोहित ने अपना लुक पूरी तरह से बदल लिया था। कोई भी शख्स जो रोहित को जानता था, अगर वो दूर से रोहित को इस वक्त देखता तो रोहित को पहचान नहीं पाता, क्योंकि रोहित बहुत ही अलग नजर आ रहा था। ऊपर से उसने जिस तरह से टोपी पहनी थी, रोहित को पहचानना मुश्किल था। अब रोहित उस ड्रेस में उस दुकान से निकला और पैदल ही वहां से आगे बढ़ने लगा। रोहित भीड़ वाले एरिया में चला गया और इधर उधर देखने की कोशिश करने लगा, मगर वो कहीं ना कहीं सावधान नजर आ रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उसे अनिका की नजरों में नहीं आना है। इस कारण से वो सावधान होकर अनिका को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। रोहित ये नहीं जानता था कि अनिका इस वक्त कहां पर है। अनिका जिस कैफे के अंदर थी वो इस वक्त रोहित के सामने ही कुछ दूरी पर था, मगर रोहित को ये एहसास नहीं था कि उसके सामने कुछ ही दूरी पर जो कैफे मौजूद है उसी के पीछे वाले एरिया में अनिका विकी के साथ बैठी हुई थी। रोहित इस वक्त चारों तरफ अनिका को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। हालांकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए रोहित हर किसी को बेहद ही गौर से देख रहा था। इस वक्त रोहित ने अपना हुलिया बदल लिया था, इस कारण से उसे किसी भी बात का डर नहीं था। वो आराम से भीड़ भाड़ वाली गलियों के अंदर जाकर अनिका को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अनिका को ढूंढते हुए काफी वक्त हो चला था, पर अब तक रोहित को अनिका कहीं नजर नहीं आई थी। आखिर में रोहित एक बेंच पर बैठ गया और वो ये सोचने लगा कि आखिर अनिका गई तो गई कहाँ। रोहित सोच ही रहा था, इतने में रोहित के मन में यही ख्याल आया कि कहीं अनिका ने फिर से उसे झूठ तो नहीं कह दिया, क्योंकि अनिका ने उसे कहा था कि वो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के पास में ही जो बाजार है वहीं तक वो जाएगी, और इस वक्त रोहित उसी बाजार में मौजूद था। पर चारों तरफ ढूंढने के बाद भी अनिका रोहित को कहीं नजर नहीं आई थी। इस कारण से अब रोहित के मन में एक के बाद एक अजीब से ख्याल आने लगे थे। काफी देर हो जाने के बाद जब रोहित को कुछ नहीं सूझा तो अचानक से उसने अपना फोन निकाल लिया। इसके बाद उसने वही नंबर निकाला जो पिछले दिन रोहित ने अनिका के फोन से नोट किया था। उस नंबर को देखने के बाद रोहित ने अपने दूसरे सिम से उस नंबर पर कॉल लगाया, पर तभी उसे एहसास हो गया कि वो नंबर अब बंद हो चुका है। रोहित ने ये क्यों किया था ये इस वक्त बस वही जानता था। इस वक्त उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसे अनिका की फिक्र हो रही थी। आखिर में उसने फैसला किया कि वो एक बार अनिका से फोन पर बात करेगा तब उसे चैन आएगा। तभी उसने देखा कि वो इस वक्त भीड़ भाड़ वाले इलाके में था। अगर वो इस वक्त अनिका को फोन करता तो अनिका समझ जाती कि रोहित कहीं बाहर आया हुआ है, और ऐसा भी हो सकता था कि अनिका सावधान हो जाए। इसलिए रोहित अब कोई चांस नहीं लेना चाहता था। वो हर कदम सोच समझ कर आगे बढ़ाना चाह रहा था। नहीं तो रोहित ये भी जानता था कि अगर अनिका ने उसे इस जगह पर देख लिया तो फिर अनिका को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा और वो रोहित को गलत समझ बैठेगी। कुछ सोचने के बाद रोहित ने ये फैसला किया कि वो किनारे जाकर अनिका को फोन करेगा और उससे बात करेगा। यही सोचते हुए रोहित उठकर भीड़ से दूर जाने लगा, जहाँ पर वो अनिका को निश्चिंत होकर फोन कर सकता था। एक तरफ जहाँ रोहित के मन में ये सब चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से अनिका ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। 1 घंटा होने को था। अनिका ने जैसे ही अपनी घड़ी की ओर देखा उसने विकी से कहा, अब मुझे जाना होगा, मैं अब तुमसे बाद में बात करती हूँ और हमें आगे क्या करना है मुझे तुम बाद में बता देना। ये कहने के बाद अनिका जा ही रही थी कि इतने में विकी ने कहा, अरे तुम आगे सुनना नहीं चाहोगी कि तुम्हारे पति ने मुझे किस तरह बचाया और फिर मेरे साथ कल क्या हुआ था। ये सुनने के बाद अनिका रुक गई और सोचने लगी कि उसे विकी की बात भी सुननी थी और उसे जाना भी था। थोड़ी देर तक सोचने के बाद अनिका ने कहा, देखो मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुम एक काम करो, मैं जब तक ऑटो ना पकड़ लूं चलो मेरे साथ, हम पैदल सड़क तक चलते हैं, तुम तब तक मुझे बता दो बाकी बातें। तभी विकी ने अनिका की तरफ देखा। अनिका ने हैरानी से उससे पूछा कि आखिर इस तरह से वो क्यों देख रहा है। इस पर विकी ने जवाब दिया, अनिका क्या तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो। अनिका ने निश्चिंत होकर कहा, अरे नहीं, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि रोहित इस वक्त बच्चों के साथ है और उसने सभी गार्ड्स को भी कह दिया है कि मैं अकेले ही कहीं जाना चाहती हूँ, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। और वैसे भी इधर इतनी भीड़ है कि कोई हमें देख भी नहीं सकता, इसलिए हम निश्चिंत होकर चल सकते हैं। और वैसे भी ज्यादा देर की तो बात नहीं है, तो मुझे तुम बाहर सड़क तक छोड़ दो, फिर मैं ऑटो करके चली जाऊंगी, उसके बाद तुम भी चले जाना। विकी को अनिका की ये बात ठीक लगी, वो उसके पीछे पीछे जाने लगा। दोनों कैफे से निकलकर बाहर आए। इसी बीच विकी अनिका को वो सारी बातें बता रहा था जो कुछ भी कल रात को हुई थी।
अनिका जैसे जैसे ये सारी बातें सुन रही थी, उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। अनिका ये बात सुनकर हैरान थी कि रोहित ने किस तरह अपनी जान पर खेलकर विकी की जान बचाई थी। अब अनिका के दिल में रोहित के लिए भाव बदलने लगे थे। अभी तक जो अनिका रोहित को शक की नजरों से देख रही थी या देखते हुए आ रही थी, वो अब कहीं ना कहीं यही सोच रही थी कि उसने रोहित पर शक करके ठीक नहीं किया। उसे खुद की सोच पर गिल्टी महसूस हो रहा था। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोगों की बातों पर क्यों आ गई थी। अनिका अभी रोहित के बारे में सोच रही थी। इतने में उसे उस सीसीटीवी फुटेज की बात याद आई, जिससे अनिका को ये पता चलता कि आखिर सनी और रोहित के बीच टेरेस पर उस दिन क्या हुआ था, और जो फुटेज पैराडाइज इंटरनेशनल की सिक्योरिटी सिस्टम से गायब थी। उस सीसीटीवी फुटेज के बारे में सोचने के बाद अनिका के मन में ये ख्याल आया कि हो सकता है उस फुटेज को रोहित ने नहीं बल्कि किसी और ने डिलीट कर दिया हो, क्योंकि अब रोहित के बारे में अनिका के पास शक करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं बचा था। ऊपर से अब उसे दो बातें क्लियर हो गई थी कि रोहित का कुसुम के केस के साथ कोई लेना देना नहीं था, और अब जब विकी ने ये कहा था कि रोहित ने कैसे अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई थी, उसके बाद से अनिका अब ये सोचना भी नहीं चाहती थी कि रोहित कोई बुरा इंसान होगा या फिर उसके इस चेहरे के पीछे कोई और चेहरा होगा। अनिका यही सोचते हुए आगे बढ़ रही थी। इतने में विकी ने अनिका से कहा, जो भी हो लेकिन तुम काफी लकी हो। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि जो रोहित एक अनजान के लिए इतना कर सकता है, वो तुम्हारे लिए क्या करेगा। क्योंकि सच कहूँ अनिका, अगर कल रोहित नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। और तुम यकीन नहीं करोगी अनिका, मेरे सामने 4-5 गुंडे थे जो मुझे पीट रहे थे, और उन सभी गुंडों को रोहित ने पीट कर भगाया। मैंने तो हालांकि ये सब देखा नहीं, क्योंकि मेरे चेहरे पर काला कपड़ा बंधा हुआ था, मगर हाँ, मैं उनकी चीख को सुनकर और वहाँ क्या क्या हुआ होगा, मैं ये इमेजिन करके तुम्हें ये सब बता सकता हूँ। वैसे तुमने रोहित के शरीर में कोई चोट नहीं देखी क्या? मुझे तो आश्चर्य है कि तुम आज जब मुझसे मिलने आई तो तुमने रोहित के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया। विकी की बातें सुनने के बाद अनिका को एहसास हुआ कि पिछली रात को जब रोहित घर आया था तो उसने ये गौर नहीं किया था कि रोहित को कहीं चोटें भी आई हैं या नहीं। ऊपर से अनिका खुद ही इतनी ज्यादा डर गई थी और वो बेहोश हो गई थी। उसके बाद उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया, मगर तभी उसने ये भी सोचा कि अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो बच्चों ने भी तो कुछ नहीं कहा। इसका मतलब ये था कि रोहित को चोटें जरूर अंदरूनी तौर पर आई होंगी। और अब अनिका मन ही मन यही सोचने लगी कि जब वो प्रेसिडेंशियल स्वीट जाएगी तो रोहित से उसके बारे में पूछेगी और देखेगी कि कहीं रोहित की चोट ज्यादा सीरियस तो नहीं है। अनिका ये सोच ही रही थी कि अचानक से उसके दिमाग में एक बात बिजली की तरह कौंधी और उसे एहसास हुआ कि वो ये सवाल रोहित से नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि अगर उसने ये सवाल रोहित से पूछा तो फिर रोहित अनिका से ही ये सवाल पूछ बैठेगा कि आखिर उसे ये बात कैसे पता चली और उसे ये कैसे पता कि रोहित को चोट आई है। इस कारण से अनिका ने बात को इग्नोर कर दिया और वो आगे आगे चलने लगी। तभी विकी ने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो अनिका, वहाँ ढेर सारी ऑटो हैं, मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ देता हूँ, उसके बाद तुम चली जाना। विकी की बात सुनने के बाद अनिका ने हाँ में सर हिलाया। इसके बाद उसने कहा, ये सारी बातें तो ठीक हैं, पर अब हमें आगे क्या करना है? कुसुम का गुनहगार कौन है ये तो हमें पता चल गया, तो फिर अब तुमने आगे क्या सोचा है? हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? अनिका के मुंह से ये बात सुनने के बाद विकी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मुझे आगे अच्छे से सोचना होगा, इसलिए तुम एक काम करो, तुम अभी जाओ, मैं भी आज कुछ सोच लूंगा, उसके बाद फिर तुम्हें बताऊंगा कि आगे हमें और क्या करना है। एक तरफ विकी और अनिका बातें करते हुए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ से रोहित उसी रास्ते पर था। उसने अनिका को अपने सामने ही देख लिया। अनिका को देखते ही रोहित के मुंह से एकाएक ही निकला, ये तो अनिका है, मगर ये किसके साथ है?